हेलो एवरीवन, ये है दृष्टि आईएएस का ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम और मैं हूँ आतिफा। तो आज के आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं चुनाव आयोग और राजनीतिक फायदों की। आज का हमारा ये आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख इलेक्शन कमिश्नर मे बी ऑनेस्ट बट कैन हैव डेफिनेट पॉलिटिकल लीनिंग सुप्रीम कोर्ट और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख हु वाज टीएन सेशन हु चेंज्ड द फेस ऑफ इंडियन इलेक्शंस के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इस आर्टिकल में टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं और ये लेख मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से संबंधित है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाला देश है और लोकतांत्रिक प्रणाली में शासन जनता के विश्वास पर चलता है। इस विश्वास को शासन के भिन्न भिन्न अंगों में कई तरह से आधार बनाया जाता है। मसलन लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे जरूरी होता है चुनाव व्यवहार, जिसके माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनावों में जिताकर विधायिका में भेजती है। लाजमी है कि इस प्रतिनिधित्व व्यवस्था को पारदर्शी और ईमानदारी से चलायमान रखने के लिए चुनाव प्रक्रिया का निष्पक्ष होना अत्यंत आवश्यक है। शायद इसलिए ही संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग की कल्पना की थी। उनकी कल्पना में ऐसा चुनाव आयोग था जिसमें चुनाव आयुक्त के लिए स्वायत्तता और पारदर्शिता हो। इसके साथ ही वो सरकार के अंकुश से मुक्त रहकर कार्य कर सके और यही वजह है कि चुनाव आयोग को अनुच्छेद 324 के तहत संविधान में जगह दी गई। ऐसा करने के पीछे का मकसद ये था कि चुनाव आयोग की कार्यशैली को सरकारों द्वारा अपने राजनीतिक लाभ के लिए प्रभावित न किया जा सके और शुरू से ही देश में होने वाले आम चुनावों में इस लक्ष्य की दिशा में बेहतर परिणाम भी मिले। हालांकि समय समय पर मुख्य निर्वाचन आयुक्तों पर राजनीतिक झुकाव रखने के आरोप भी लगे हैं और कुछ इसी तरह का मामला आजकल खबरों में बना हुआ है। दरअसल हाल ही में कुछ वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। ये याचिकाएं मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार को लेकर दायर की गई हैं। इसके साथ ही इनमें निर्वाचन आयुक्त को राजनीतिक प्रभाव से बचाने के लिए विचार करने की भी मांग की गई है। इन याचिकाओं में मुख्य रूप से ये मांग की गई है कि निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति भी कॉलेजियम प्रणाली से की जाए ताकि वो राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रह सके। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कई टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयुक्त ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन वो एक राजनीतिक झुकाव भी प्रदर्शित कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में केंद्र सरकार ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी अरुण गोयल को नियुक्त किया। इन्हें सरकार द्वारा रिटायर्ड होने के तुरंत बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुन लिया गया। तो ऐसे में आज के आर्टिकल में हम इस मसले से संबंधित विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास करेंगे और इसी के साथ हम ये भी समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के क्या मायने हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस जोसेफ ने निर्वाचन आयोग के शुरुआती दिनों से लेकर वर्तमान तक के सभी निर्वाचन आयुक्तों और उनकी कार्यशैली पर प्रकाश डाला। इसी क्रम में उन्होंने निर्वाचन आयोग के कार्यकाल को लेकर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयुक्त को एक अच्छा कार्यकाल मिलना चाहिए ताकि वो उन बदलावों को ला सके जो वो लाना चाहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि निर्वाचन आयुक्तों का कार्यकाल सीमित किया जा रहा है और इस पद पर जानबूझकर ऐसे लोगों को बैठाया जा रहा है जिनके पास इस पद पर बने रहने के लिए कम समय बचा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त को किसी भी परिस्थिति में यस मैन नहीं होना चाहिए, चाहे फिर बात प्रधानमंत्री के संबंध में ही क्यों ना हो। उसे सही बात कहने से झिझकना नहीं चाहिए। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त घुटनों पर झुकने वाला होगा तो वो पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से अपने पद के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। जस्टिस जोसेफ ने विशेष तौर पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के नाम का उल्लेख किया। टीएन शेषन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि कई चुनाव आयुक्त आते जाते हैं मगर उनके जैसे आयुक्त एक आध बार ही मिल पाते हैं। हमें मुख्य चुनाव आयुक्त पद के लिए सबसे उत्तम व्यक्ति को तलाश कर पद पर बिठाना चाहिए ताकि वो अपने कर्तव्यों का देश हित में पालन कर सके। अब चूंकि यहाँ कोर्ट ने विशेष तौर पर टीएन शेषन का उल्लेख किया है तो चलिए अब संक्षिप्त में उनके बारे में भी जान लेते हैं। टीएन शेषन का जन्म केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था। वो साल 1955 में तमिलनाडु कैडर के लिए आईएएस अधिकारी के रूप में चयनित हुए थे और इसके बाद उनको 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में चुना गया था। मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनका कार्यकाल 1990 से 1996 तक रहा। इस दौरान उन्होंने चुनाव सुधार की दिशा में जो कार्य किए वो इतिहास के पन्नों में गहरे अक्षरों में दर्ज हो गए। उनसे पहले या उनके बाद कोई भी मुख्य चुनाव आयुक्त वैसी कर्तव्य परायणता और हिम्मत नहीं दिखा पाया जैसी उन्होंने दिखाई। टीएन शेषन ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। मसलन उन्होंने सबसे पहले हर मतदाता के लिए वोटर आईडी बनवाने का काम किया।
उन्होंने कह दिया था कि यदि सरकार द्वारा हर मतदाता को वोटर आईडी उपलब्ध नहीं कराई गई तो वो चुनाव संपन्न नहीं कराएंगे। इसके अलावा चुनावों में अनाप शनाप धन खर्च पर अंकुश लगाने की दिशा में उनके द्वारा कई दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने कदाचार से संबंधित 150 से ज्यादा नियम बनाए। इसके अलावा शराब वितरण, धार्मिक टीका टिप्पणी, दीवारों पर प्रचार के लिए पुताई आदि जैसे अनेक कामों पर रोक लगाई। इन्हीं अच्छे कार्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें साल 1996 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने साल 1997 में KR नारायणन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा था। साल 2019 में TN शेषन ने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। चलिए अब इसके बाद जान लेते हैं कि भारतीय संविधान निर्वाचन आयोग के संदर्भ में क्या कहता है। तो भारतीय संविधान में चुनाव आयोग को मजबूती प्रदान की गई है। ऐसा इसलिए किया गया है कि वो बिना किसी दबाव के खुलकर जनता के हित में काम कर सके। अनुच्छेद 324 में ऐसे उपाय किए गए हैं जो चुनाव आयोग को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने की शक्ति प्रदान करते हैं और इसी शक्ति की वजह से मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने कार्यकाल में सुरक्षा के साथ काम करने की सुविधा है। उसे अपने पद से उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इसके साथ ही संविधान में कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते हैं। इसके साथ ही अन्य चुनाव आयुक्तों को भी मनमाने तरीके से सरकार उनके पद से नहीं हटा सकती है। इस तरह देखें तो संविधान द्वारा चुनाव आयुक्तों द्वारा निडर सेवा देने के लिए काफी मजबूत प्रावधान किए गए हैं। ऐसा करने की एक वजह ये भी है कि उनके कार्य में राजनीतिक फायदे हेतु दखल अंदाजी न की जा सके। गौरतलब है कि 1991 में कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स एंड ट्रांजैक्शन एक्ट लाया गया था। इसके सेक्शन 4 में उल्लेख किया गया है कि निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होगा और इसी नियम से लूप होल सरकारों को मिल गया। अब सरकारों द्वारा 58 या 59 के व्यक्ति को न चुनकर ऐसे व्यक्ति को चुना जा रहा है जो 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के नजदीक हैं। इसी सब को देखते हुए पिछले करीब 20 से 25 सालों में कई रिपोर्ट्स और समितियों द्वारा कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की दरकार है, मगर कोई भी सरकार अभी तक ऐसा नहीं कर पाई है। इसके पीछे कारण के संदर्भ में कहा जाता है कि सरकारें मुख्य निर्वाचन आयुक्त पर संपूर्ण रूप से नियंत्रण चाहती हैं। वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए निर्वाचन आयोग पर दबाव बनाकर रखना चाहती हैं और यही वजह है कि सरकारें सुधार प्रक्रिया में कोई खास रुचि नहीं लेती हैं। अब ऐसे में सवाल आता है कि इस मामले में आगे की राह क्या हो सकती है। तो भारतीय चुनाव आयोग अगर संविधान की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहता है तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों पर सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए और अगर ऐसा करने में वह सफल होता है तो इससे चुनाव प्रक्रिया भी सच्चे मायनों में लोकतांत्रिक बनने में सफल हो सकेगी, क्योंकि लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण होता है कि मतदान के माध्यम से जनता की भावनाएं संसद और विधानसभाओं तक पहुंचे और ये स्वच्छ चुनाव प्रणाली के माध्यम से ही संभव हो सकता है। भारत का चुनाव आयोग संविधान द्वारा लक्षित नैतिक उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब वो समानता, निष्पक्षता और स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को सहज कर रखे। इसके साथ ही सरकार को किसी राजनीतिक लाभ की आकांक्षा किए बिना इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने चाहिए। सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर विचार करना चाहिए जिसमें निर्वाचन आयुक्त के चयन में सत्ता और विपक्ष की भूमिका हो, ताकि सरकार पर लगने वाले मनमानी के आरोप न लग सकें, क्योंकि जब पक्ष विपक्ष के विश्वास से चुनाव आयुक्त चुनकर आएगा तो वो राजनीतिक प्रभाव से निकलकर अपने पद के साथ न्याय कर सकेगा। चलिए अब वक्त हो चला है आज के अभ्यास प्रश्न का। प्रश्न नोट कर लीजिए। यदि मुख्य चुनाव आयुक्त राजनीतिक गठजोड़ में शामिल होता है तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए क्या समस्याएं हो सकती हैं? इसके साथ ही चुनाव आयुक्तों के संदर्भ में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त TN शेषन के सुधारों की समीक्षा कीजिए।